हेलो फ्रेंड्स, सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सुपर टेट 2021 की लगातार तैयारी के लिए, चाहे वो आपका प्राइमरी का एग्जाम हो या फिर जूनियर का एग्जाम हो, एकदम सिलेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ डेली सुबह आप सभी के बीच में लेकर आते हैं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सभी के बीच में जनरल साइंस यानी कि मुख्य रूप से विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझिएगा। कम से कम समय में आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं और आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट आगे बनाए रखिए, सभी क्लासेस को देखते रहिए। और अगर आपको समझ में आए, क्लासेस पसंद आए, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन समय पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 है साइंस का। 3 पार्ट्स ला चुके हैं, बाद में आप लोग उन पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता? तो आप सभी को पता होगा, भारत में जो विज्ञान दिवस मनाया जाता 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यह विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता? तो सीवी रमन, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक विजेता रहे, द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में, यानी कि 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इन्होंने एक इफेक्ट निकाला था पेड़ पौधों में, और उसका नाम भी रमन इफेक्ट रखा गया। 28 फरवरी को ही ये खोज की थी, इसकी वजह से इनको विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो दोस्तों, ऊपर आपने सीवी रमन की बात की, तो सीवी रमन का ही जन्म दिवस आपका 7 नवंबर 1988 को होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक हम लोग प्रयोग करते हैं, हमने आपको बताया था। आयोडीन की कमी से गले में रोग हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार से। हम उस रोग का, रोग एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं, साइंटिफिक भाषा में अलग मिलेगा, अलग अलग रूपों में उसके नाम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आयोडीन नमक का जब हम प्रयोग नहीं करते तो उससे गले में घेंगा रोग आप लोगों ने अभी तक सुना होगा, उसका दूसरा नाम गायटर रोग है और तीसरा नाम गलगंड रोग है। ये आपके आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिससे गले में सूजन आ जाती, गले में एक प्रकार से गले में कहीं कहीं फोड़े टाइप के बन जाते हैं। ये आपका आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। यदि आयोडीन का प्रयोग किया जाता है तो उससे गलगंड रोग, गायटर रोग की रोकथाम हो सकती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर जो होती है उसका कार्य क्या होता है? तो ये आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है इसे परिवर्तित करने का कार्य करती है, इसे रूपांतरित करती है अलग अलग प्रभावों में, जिस क्षेत्र में हम उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि विद्युत ऊर्जा का, विद्युत मोटर का क्या कार्य है कि हम उसे यांत्रिक ऊर्जा को अलग रूप में परिवर्तित करते हैं, चाहे वो अगर पानी निकालने के लिए कर रहे हैं या अलग अलग रूपों में, जिस रूप में हम उसका प्रयोग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, ये आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ ही साथ कहेंगे 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर भी देखने को मिलेगा। पृथ्वी का औसत घनत्व तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? आप सभी लोगों को इतना तो पता ही होगा, सूर्य कहाँ से उदय होता है? सूर्य हमेशा सूर्य पूर्व से उदय होता है। क्यों होता? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य हमेशा हमको कहाँ दिखता है? इसी जगह पर दिखता है, जो कि पूर्व में निकलता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम्स में पूछे जाने लगे। इसमें आपके कथन वाले क्वेश्चंस भी कई बार पूछ दिए जाते हैं, जिसमें आपको गलत और सही का चयन करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारित करने के लिए, यानी कि इसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम पोटोमीटर है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, पोटोमीटर किसको कहते हैं? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसकी दर को निर्धारित करने के लिए, उसकी दर को मापने के लिए हम पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का यंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में
विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों विटामिन के का निर्माण जो होता है कोलन के बैक्टीरिया द्वारा होता है। कहाँ से? कोलन जो होते हैं उनके बैक्टीरिया के द्वारा होता है विटामिन के का निर्माण। याद कर लीजिए। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बता चुके हैं कि शरीर में खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, यानी कि ब्लड लगातार बहता रहता है, खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से ये रोग हो जाता है और ये आपके कॉलन के बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डार्क एवेंजर क्या है? तो दोस्तों डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस के बारे में हम आपको कंप्यूटर की क्लासेस में बता चुके हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया तो आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर में जो ऐसी चीजें होती हैं जो जो अनचाही प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जो कि कंप्यूटर को खराब करने में, कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करने में या अन्य प्रकार से हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें वायरस के रूप में हम जानते हैं। डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन आपका, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका दूसरा नाम आपको बता दें दोस्तों, अल्गीलॉजी के रूप में भी इसको हम जानते हैं। एल्गीलॉजी किसको कहा जाता है? यह भी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखने, दोनों में से एक नाम पूछा जा सकता है। इस प्रकार के अध्ययन आपको एक साथ इस वजह से नहीं पढ़ा रहे, एक साथ पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है और आप लोग भूल जाते हैं, इस वजह से एक एक दो दो याद करा देते हैं। इस प्रकार के अध्ययन और जो इसकी शाखा से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं तो इनको समझते रहिए, याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो हमने आपको पहले भी बताया था कि एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये आपका विटामिन B12 के रूप में जाना जाता है। विटामिन B12 क्या होता है? कोबाल्ट इस विटामिन में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार की धातु होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेनिंजाइटिस तविका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मेनिंजाइटिस का नाम आप लोगों ने पिछले 2-3 साल पहले बहुत सुना था, जो कि आपके पूर्वांचल की तरफ एक प्रमुख बीमारी के रूप में जाना जाता था, जिसे क्या कहते हैं? दिमागी बुखार भी कहा जाता है। यानी कि ये कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, दिमाग को प्रभावित करने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। मुख्य तौर पर यह नवजात शिशुओं में और साथ ही साथ लगभग वयस्क किशोरावस्था में जो बच्चे पहुंचते हैं उस अवस्था तक होने वाली एक प्रमुख बीमारी के रूप में जाना जाता था। दिमागी बुखार इसको कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, शरीर में अकड़न होने लगती है, बुखार आने लगता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती थी। मस्तिष्क को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो दोस्तों हमने आपको ऊपर बताया था, विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता। अब आपको सीधे तौर पर अगर बता दें तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? थक्का बनना बंद हो जाता है। थक्का बनने का मतलब होता है कि उस जगह पर ब्लड अपने आप रुक जाता है, ज्यादा देर ब्लड नहीं बहता। चोट लगने पर ब्लड उस जगह पर थक्का जमा लेता ताकि ज्यादा ब्लड नहीं निकलता है और हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन विटामिन के की जब कमी होती है तो ब्लड का थक्का जमना बंद हो जाता है और लगातार ब्लड निकलता रहता है और इससे ब्लड की कमी से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये हिपेरिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शाम को 6:30 बजे आप लोगों को एक क्लास देते हैं, लाइव क्लास, जिसमें इसी प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं जो आपकी जीएस से रिलेटेड है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बिल्कुल सटीक तैयारी लेकर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों जब हम विद्युत के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक केटल आती है उसके द्वारा जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें पानी रखा जाता है, वो किस विधि से गर्म होता है? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये था। तो एक कन्वेंशन विधि होती है जिसके द्वारा इसमें पानी गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक केटल और उसमें पानी गर्म होने की, या कोई भी चीज़ हम उसमें गर्म करते हैं तो वो मुख्य रूप से कन्वेंशन विधि के द्वारा वो चीज़ उसमें गर्म होती है। अगला क्वेश्चन
आपके सामने है, वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्ध यानी कि बुजुर्गों की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जेरियोट्रिक्स कहा जाता है, जेरियाट्रिक्स के रूप में हम जानते हैं बुजुर्गों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को, यानी कि बुजुर्गों की चिकित्सा से संबंधित जो अध्ययन जो होता है उसे हम जेरियोट्रिक्स के रूप में जानते हैं। जरा विद्या भी कहा जाता है, हिंदी में बात की जाएगी तो जरा विद्या कहा जाता है। जरा मतलब क्या होता है? जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, और उनके अध्ययन को जरा विद्या के रूप में जाना जाता। मुख्य नाम जेरियोट्रिक्स है, ये याद कर लीजिएगा जरूर, महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक करके समझते रहिएगा। और आप लोगों के जैसे कमेंट्स मिलते रहते हैं ऐसे ही आगे भी अपना सपोर्ट और प्यार जरूर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिया रोग अगर सीधे आपको बताया जाए तो लो ब्लड शुगर के रूप में जाना जाता है। लो ब्लड शुगर का मतलब क्या होता है? लो यानी कि कम, ब्लड यानी कि रक्त, शुगर यानी कि जब ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है। आपने डायबिटीज का नाम सुना होगा। डायबिटीज क्या होता है? हाई ब्लड शुगर होता है, यानी कि ब्लड में, रक्त में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, डायबिटीज उसको कहते हैं। और हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं में जो रक्त में जो हमारी शुगर है, जो ग्लूकोज है, इसकी कमी हो जाती है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया का नाम दे दिया जाता है। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ग्लूकोज की जगह पर कहीं कहीं आपको शुगर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, जल्दी से देखिए और इसको समझिए। HIV नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों HIV नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है, आपको पता होगा। HIV इसके वायरस का नाम है, रोग का नाम एड्स है, जो कि आपके मुख्य रोगों में से एक गिना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, एड्स की और HIV की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका आंसर आप सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में करना है, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 6:30 बजे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।